हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आयोजन यहां पर लेकर आ गया हूं फिर से। कौन सा पार्ट 4 किसका? केजीएमयू के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, किस चीज का? नर्सिंग एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे अपने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारा जो है वो हमने कंप्लीट किया था। पर अब इस वाले में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट 4। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, नर्सिंग एप्टीट्यूड के अलावा भी अगर आपको यहाँ पे और सारी चीजें पढ़नी है, जैसे क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कौन? आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम, जो कि क्या बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेशंस लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम में दिक्कत हो रही है, अगर आप यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? आपके पास यहाँ पे अभिनव सर, रोहित सर और शिवानी मैम, जो कि आपका यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे। और मैं आयुष यहाँ पर आपका लूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। दोस्तों, पेपर यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊंगा दोनों लैंग्वेजेस में, जो कि है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो ये है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर भूषण साइंस का, जहां पर आप 10 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कभी भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके डाउट्स, आपके क्वायरीज, आपकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर 1 स्टेप सॉल्यूशन। और यहाँ से आपको मिलेगा 100% कस्टमर सपोर्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रखना है और यहाँ पर आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गाइस, आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर सारे कोर्सेज चाहिए हैं, सब चीजों की एकदम डिटेल्ड पढ़ाई करनी है, जो कि किसमें है? फार्मा और नर्सिंग दोनों सेक्शंस में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ले आ सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे आपको टाइप करना है भूषण साइंस प्लस, और वहां पे आ जाएगा इसका भूषण साइंस प्लस का ऐप। ठीक है, तो आपको उस ऐप को फटाफट से करना है डाउनलोड, फिर उसको करना है इंस्टॉल, और साथ साथ में वहां पे उसमें आपको लॉग इन करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100% एक्सेस किस चीज का? रिकॉर्डेड सेशंस का, लाइव सेशंस का। आपको साथ साथ मिल जाएंगे PYQs, आपको साथ साथ मिल जाएंगे नोट्स, PDF, पावर पॉइंट्स, सब कुछ का आपको मिल जाएगा कंप्लीट एक्सेस। आपको नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना ताकि आप सारे चीजें से अपडेट रहें, किससे? लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। ठीक है, तो ये आपको अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं यहाँ पर एक क्रैश कोर्स, जो कि है क्या? 60 दिनों का फास्ट फॉरवर्ड क्रैश कोर्स है, जो कि कितने रुपए में अवेलेबल है? मात्र 555 रुपए में ये चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मिलेगा सब चीजों का एकदम डिटेल्ड व्यू, मतलब डिटेल पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे उतना जरूरी जितना, मतलब कि हम लोग यहाँ वहां का सब चीजें कवर अप नहीं करेंगे। हम लोग प्राइमरीली कवर अप करेंगे उन टॉपिक्स को जो कि पिछले सालों में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करा जाएगा। और हम यहाँ पर कौन से स्टेट्स के ऊपर फोकस करेंगे? हम लोग इस पे फोकस करेंगे यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और कौन सा हमारा खास एक पार्ट जो है वो है हमारा एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली को हम लोग यहाँ पे स्पेशल फोकस भी देंगे। क्यों? क्योंकि एम्स दिल्ली यहाँ पे है क्या? सबसे टफेस्ट पेपर, और इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर पूरी सीरीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर YouTube में जाके कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं एम्स की, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी कंप्लीट वीडियोस अपलोडेड हैं। और साथ साथ में हमारे चलते लाइव सेशंस, तो आप उसमें भी जुड़ के हमारे साथ में चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एम्स के बारे में। चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन पर दोबारा फोकस करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है गाइस? तो हमसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच हार्मोन, ठीक है, इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट, माने कि माँ के स्तन, माता के स्तनों में, ठीक है, माता के स्तनों में यहां पर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि दूध की उत्पत्ति के लिए काम आता है? ठीक है, हमारे पास में 4 ऑप्शन कौन सा है? FSH, दूसरा ऑप्शन क्या है?
प्रोलैक्टिन, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे एडीएच, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब इसको पढ़ के बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पर उन्हें यहाँ पर लगेगा कौन सा कि ये तो ऑक्सीटोसिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब तो उसके में ऑक्सीटोसिन खूब ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन इसका आंसर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है एक लव हार्मोन। तो जो लव हार्मोन रहता है ये यहाँ पे दूध की उत्पत्ति को यहाँ पर बढ़ाता नहीं है। ठीक है, दूध की उत्पत्ति को यहाँ पर कौन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा हमारा यहाँ पर प्रोलैक्टिन। ठीक है, यहां पर आपको इससे कैसे याद रखेंगे, जैसे अगर यहां पे मान लीजिए वर्ड बोल रहा है लैक्टिन, लैक्टिन से हम लोग क्या समझ सकते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन माने क्या, दूध का बनना। ठीक है, दूध का बनना यानी कि क्या, लैक्टेशन। लैक्टेशन इससे होएगा यहाँ पर प्रोलैक्टिन से। जैसे आप समझ लीजिए आप आईफोन खरीदते हो तो आईफोन में क्या होता है, आईफोन में आता है ना आईफोन प्रो, प्रो मैक्स। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, ये क्या करेगा, दूध की मात्रा को यहाँ पे बनाएगा और उसकी यहाँ पे मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है प्रोलैक्टिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। एफएसएच क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एफएसएच जो है ये यहाँ पे किसी भी औरत के मासिक धर्म में काम करता है, तो एफएसएच भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडीएच यानी एड्रेनलिन हार्मोन वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, देखते हैं इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है प्रोलैक्टिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर मेमोरी एल्वुलाई, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, वेयर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अकर्स। ठीक है, माने कि क्या बोल रहा है, जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, ये क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, यानी कि क्या, ऐसे टाइप का जो पार्ट है जो कि विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, माने क्या, ऐसे टाइप के ग्लैंड्स जो कि यहाँ पे दूध की बनाते हैं, दूध की उत्पत्ति कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, माता के अंदर में, ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। ठीक है, तो यहां पर ये इसके प्रोडक्शन को, इसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा देता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद में क्या होगा, वेयर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अकर्स, माने कि दूध यहीं पे बनता है। ठीक है, और किसी भी माता के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, माता की मिल्क में क्या, माता के दूध में क्या रहता है, उसमें रहता है कोलोस्ट्रम, जो कि मिल्क को क्या रहता है, हल्का सा पीला बनाता है और हल्का गाढ़ा बना देता है, जिसमें बहुत सारी ताकत रहती है जो कि बच्चे को यहाँ पे स्वस्थ रखती है। ठीक है, तो आंसर हुआ इसका बी। बी के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट एसोसिएटेड विथ जुवेनाइल डेलिंकिस्ट। ठीक है, डेलिंकिट्स। अब यहां पे आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नहीं है, नॉट एसोसिएटेड विथ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या होएगा, इस शब्द का मतलब यह होता है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि किससे मतलब नहीं रखता है, जुवेनाइल डेलिसेंट से, मतलब कि जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं ना 12 से 13 साल वाले करके, ऐसे उनके यहाँ पर रहने का और खाने का और उनके करियर को आगे बढ़ाने वाली सारी चीजों में, जो कि मान लीजिए जैसे होता है ना कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसने 10-12 साल का बच्चा, उसने कोई कत्ल कर दिया है, तो उसको आप यहाँ पर जेल में नहीं डालोगे, आप कहाँ डालोगे, बाल आश्रम सुधार गृह में, जहां पर क्या होता है, जहां पर उसको रखा जाता है और उसको साथ साथ में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, कड़क ट्रेनिंग मिलती है, ताकि वो आगे जाके बढ़ के
सही इंसान बन सके। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किससे मिलता जुलता नहीं है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स से। मानने की क्या होता है, एक तरीके से ये होता है आपका यहाँ पर ऐसे टाइप की जगह जहां पर आपके बच्चे की दोबारा से डेवलपमेंट होती है और बहुत जरा ऐसे स्ट्रांग बनता है, एक सही इंसान बनता है। अगर वो गलत पर्सन है तो वहां पे वो अच्छा बच्चा बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शंस कौन से है, पहला है शेल्टर होम, दूसरा है रिफॉर्मेटरी स्कूल, तीसरा है क्या हॉस्टल स्कूल्स, और चौथा क्या से यहाँ पे है प्रोबेशन हॉस्टल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चारों का मतलब समझाता हूँ। शेल्टर होम माने क्या, शेल्टर होम माने कि जब कोई यहाँ पे विपरीत आपदा आ जाती है तब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह आके मिलके रहते, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, शेल्टर होम्स बहुत सारे बनाए गए थे, वहां पे सब लोग आके रह रहे थे और उनका यहाँ पर इलाज चल रहा था। ठीक है, दूसरा क्या है रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, माने क्या जो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं उनको यहाँ पर रिफॉर्मेटरी स्कूल्स में डाला जाता है ताकि उसको यहाँ पर उनको बैठ के ठीक करा जा सके। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है हॉस्टल स्कूल्स, माने क्या कि एक तरीके से बोर्डिंग वाले टाइप के स्कूल जहाँ पे आप लोग ऐसे रहते हैं और साथ साथ में आपको यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है, थोड़ा मिलिट्री टाइप की। ठीक है, और चौथा हमारे पास में क्या है प्रोबेशन हॉस्टल्स, माने क्या ऐसे हॉस्टल्स जहाँ पे आप रह के अपना काम करते हो, पैसे कमाते हो, लेकिन आप वहीं पे रहोगे। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग होगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। ठीक है, इससे कौन सा मिलता जुलता नहीं है, नॉट। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि शेल्टर होम्स जो रहते हैं यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहते हैं, यहाँ पर सभी के लिए रहते हैं जो कि यहाँ पर किसी भी नेचुरल कैलामिटी, माने कोई भी जो बोलते हैं ना कि आपकी आपदा, कोई भी यहाँ पे बाहर से जो मान लीजिए कोई अर्थक्वेक हो गया, कोरोना आ गया, या फिर कोई इस बाढ़ आ गई, यहाँ पे जिन लोगों का पूरा घर उजड़ जाता है वो लोग यहाँ पर शेल्टर होम्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये क्योंकि बाकी तीनों जो है यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड है, जहां पर बच्चे रह के अपनी ट्रेनिंग पाके एक अच्छे इंसान बनते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिलता जुलता नहीं है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, बाकी तीनों हो गए रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां बोल रहे हैं शेल्टर होम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। ठीक है, डेलिंक्वेंट्स, उसके बाद में बोल रहे हैं बिकॉज शेल्टर होम्स आर फॉर दोज पीपल्स हु आर फेसिंग एनी नेचुरल कैलामिटी। माने क्या कि ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि एक नेचुरल कैलामिटी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 63वां क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यहाँ पे अ ब्लीडिंग एक साथ जुड़ गया है, इसको अलग अलग है ये पार्ट्स। ठीक है, अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इज टर्म्ड एज। ठीक है, माने कि एक ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जहां पर आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है, किसके कारण से, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के कारण से होती है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से मॉडिफाइड क्वेश्चन है और ये दोबारा पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था। ठीक है, बोल रहा है ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो उसमें आपका फैक्टर 8 और फैक्टर 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन कौन से हैं, परप्यूरा, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और चौथा कौन सा यहाँ पे ल्यूकीमिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आता है ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन में हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है जहां पर क्या फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वहां पे मिसिंग आते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी, इसलिए आपको यहाँ पर हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे हेपेटाइटिस लिखा है, उसको हीमोफीलिया था, वहां पे हेपेटाइटिस है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हीमोफीलिया नहीं है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, बोल रहा है हेपेटाइटिस इज दैट ब्लीडिंग डिसऑर्डर विच इज, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय टू फैक्टर्स दैट आर
फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। ठीक है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, इन दोनों की डेफिशिएंसी से यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है वो कॉज हो जाएगा। उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आपको इंटरनल ब्लीडिंग जो है, माने अंदरूनी यहाँ पे रक्त का बहाव, यहाँ पे रक्त को जो बोलते हैं ना कि आप जो रक्त ब्लीडिंग होना, एक तरीके से कट लग जाना, खून बहते रहना, तो इंटरनल ब्लीडिंग। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो अंदर में आपके खून जो है वो फैलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आंसर क्या है इसका, यहाँ पे आंसर रहेगा हेपेटाइटिस, और ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है दोस्तों, आते चौथा 64वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन प्री माइग्रा वाइडा मदर्स, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, माने कि जो जो यहाँ पे प्री माइग्रा वीडा ब्रदर मदर्स है, माने कि ऐसी मदर्स जिसका पहली बार प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे और लिख देता हूं, इस शब्द का क्या मीनिंग रहेगा, ऐसी मां। ठीक है, जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है। ठीक है, ऐसी माँ जो बच्चे को पहली बार जन्म दे रही है, उसका यहाँ पर लेबर, जो उनको यहाँ पे दर्द होता है ना, लेबर का पीरियड, लेबर पेन होता है ना, जैसे लेबर वार्ड अलग अलग रहता है हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ पर ऐसी माँ जो यहाँ पे बच्चे को जन्म दे रही, तो उसका लेबर और उसके पेन का यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन मतलब कितने देरी तक के लिए होता है। ठीक है, चार ऑप्शन और कौन से हैं, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा और 20 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पहली जो माता जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, उसका यहाँ पर लेबर का एवरेज ड्यूरेशन रहेगा 12 आवर्स। मतलब क्या कि 12 घंटे तक के लिए वहां पे बच्चे को जन्म देने वाली है, और वहां मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर में उसको वहां पे दर्द दर्द जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए बच्चा जो है वो रेडी रहता है बाहर निकलने के लिए, और इस बीच में उनको यहाँ पर लेबर का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनको यहाँ पे दर्द की उत्पत्ति जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पर एक ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर 12 घंटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। आंसर सी बोल रहा है, प्री माइग्राविडा मदर्स इज दैट मदर हु कंसीव्स फॉर द फर्स्ट टाइम, माने क्या पहली बार वो कंसीव कर रही है मां बनने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन दीज मदर्स द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लेबर एंड पेन इज 12 आवर्स। माने क्या कि इन माताओं में पहला ड्यूरेशन क्या है, जो एवरेज ड्यूरेशन है बच्चा पैदा करने के लिए, वो है 12 घंटे का समय। ठीक है, क्यों 12 घंटा लगता है, क्योंकि जो बच्चा रहता है यहाँ पर उसको इजीली निकलने के टाइम पे उसको अपने आप को सही करना पड़ता है, सब चीज देखनी पड़ती है, वो यहाँ पे आउटर एनवायरनमेंट में बाहर आने के लिए रेडी रहता है। इस बीच में माँ को जो है इजीली अपने हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस भी लगते हैं, जिसके कारण से बच्चा जो है वो रिलैक्स रहे, ज्यादा उथल पुथल ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार कंसीव हो रहा है करके, तब इसी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 64 का आंसर हो गया नंबर सी। ठीक है, चलिए 65वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन दी, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बताता हूं। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, सबसे पहले तो अगर एनाफाइलेक्सिस है तो उसी से मिलता जुलता शब्द क्या हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, यहां पर इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग होता है
सडन एलर्जिक रिएक्शन विथ हाई लेवल। ठीक है, माने क्या कि यहां पर आपका ऐसे टाइप का एलर्जिक रिएक्शन जो कि तुरंत होता है, ठीक है, और थोड़े ज्यादा हाई लेवल का होता है। मान लीजिए जैसे कि आपने अभी अभी एक पैरासीटामोल खाई, ठीक है, पैरासीटामोल आपने खा ली है, उसके अपने एकदम इंस्टेंट बाद ही आपने क्या खा ली, एक ओमिप्राजोल खा ली, या फिर उसके तुरंत बाद आपने एक और क्या खा ली, आपने आप एक मेट्रोनिडाजोल खा लिया, फिर आपको उसने तुरंत बाद आपने एक और खा ली, एस्पिरिन भी खा ली। तो इन पे क्या होगा, आपके शरीर में एकदम तुरंत से रिएक्शन उठेगा, क्योंकि आपको मान लीजिए तुरंत से या तो आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो जाएगी, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए आपको एकदम तुरंत से बाल मतलब बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाएगा, या आप समझ लीजिए तुरंत बेहोश भी पड़ सकते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, उससे कहते हैं हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है, फिर एनाफाइलेक्सिस। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस शॉक। माने कि जब किसी को बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाए किसी, उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर कौन सी दवाई खा सकते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन हमको क्या मिला है यहाँ पे, पहला है एट्रोपिन, दूसरा है एड्रेनालिन, तीसरा है क्या डेरिफिलिन, और चौथा क्या है हमारे यहाँ पे एमिनोफिलिन। ठीक है, तो हमारे पास में चार चीजें हमको मिली है। आप बोलोगे सर ये तो सारे की सारी एकदम एक जैसी, सब में आखिरी में इन 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक जैसी दिखती है, लेकिन सारी की सारी यहाँ पर अलग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग किस चीज पे फोकस करेंगे कि कौन है जो एलर्जिक रिएक्शन को एकदम तुरंत ठीक करेगी। ठीक है, तो तुरंत ठीक करने वाली जो पार्ट है वो आता है किसका, एड्रेनलिन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि एड्रेनलिन एक हमारे पास में एक ऐसा टाइप का हार्मोन भी होता है जो कि हमको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक तरीके से हमारे दिमाग को जो है स्टिमुलेट करता है, हमको थोड़ा सा एक तरीके से जोश देता है किसी भी चीज को करने के लिए। एड्रेनलिन आता है, थ्रिल आता है उससे। यहाँ पर ये जो हमको मान लीजिए कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो एड्रेनलिन डालेंगे, ये हमारे सीएनएस मानने कि हमारे मेन दिमाग को यहाँ पे थोड़ा सा क्या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन जो है वो डाउन हो जाती है। आइए हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां पे बोल रहा है एनाफाइलेक्सिस इज आल्सो नोन एज सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, हमने इसके बारे में जान लिया। उसके बाद में बोल रहा है एड्रेनालिन हैज, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स इन दी। अब यहां पे देखिएगा बोल रहा है एड्रेनालिन के पास क्या फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं किस इसके, ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, स्टिम्युलेशन फॉर एड्रेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किसी होटल में जा रहे हैं, ठीक है, होटल में जाने के बाद में आपको सबसे पहले सामने बड़ा सा क्या मिलता है, सबको मिलता है बड़ा सा रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पे क्या रहते हैं, वो जो यहाँ पे 4-5 लोग बैठे रहते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं रिसेप्टर्स जो कि हमको रिसीव करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि भाई सर यहाँ पे आप आए हैं, कौन सा रूम चाहिए, कितना बड़ा रूम चाहिए, ऐसे टाइप से होता है ना आपसे। यहाँ पे वही बोलेंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि यहाँ पे इस चीज को रिसीव करेंगे। तो उन रिसेप्टर्स का क्या नाम रहेगा, उन रिसेप्टर्स का नाम रहेगा एड्रेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं स्टिमुलेट्स, ठीक है, स्टिमुलेशन स्टिमुलस स्टिमुलेशन ऑफ अ एड्रेनो रिसेप्टर इंक्रीजेस, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, thus improving blood pressure and coronary perfusion। ठीक है, अब इस वर्ड को यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा। हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो एड्रेनलिन रहता है क्या, इसका बेनिफिट क्या रहता है कि क्या कर जाके ये ट्रीटमेंट करता है एनाफाइलेक्सिस का। कैसे करेगा, स्टिमुलेशन करेगा किसका, एड्रेनो रिसेप्टर्स का। मानने कि वहां पे जो रिसेप्टर मौजूद है वहां पे जाके उससे मिलेगा, उसके जाके वहां पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा एड्रेनोसेप्टर्स को, और ये चीज से क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर परफ्यूजन, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। माने क्या कि जो वहां की नसें हैं, वैस्कुलर वाला पे जो बोलते हैं ना वेसल्स है, वैस्कुलर वहां पे नसों पे
वहां पे क्या करेगा, वहां पे जाके उनको यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस करने से क्या होएगा, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो ब्लड प्रेशर हुआ है यहाँ पर, उससे जाकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लेगा कोरोनरी परफ्यूजन, ठीक है, इंप्रूविंग ब्लड प्रेशर एंड कोरोनरी परफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद बोले रिवर्सिंग पेरिफेरल वैस्कुलेशन एंड डिक्रीजिंग एंजियो एडिमा, ठीक है। अब यहां पर इसका आपको पूरा मैकेनिज्म समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कैसे होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले एड्रेनल की गोली खा ली, उसके बाद में क्या हुआ, आपके अंदर में गई, अंदर में जाने के बाद में आपके शरीर में जब आपके थोड़ा क्या ब्रेन के पास में यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि एक एड्रेनल रिसेप्टर होता है, ठीक है। उस रिसेप्टर के पास जाके गोली मिली, उन दोनों ने यहाँ पे आके मिलाए, वहां पे मिले, वहां पे मिलने के बाद एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड मिलने के बाद में क्या होगा, वो यहाँ पे पेरिफेरल आपके जो बोलते हैं ना वेस्कुलेशन वाला पार्ट है, वहां पे जाके उसमें आपकी जो मतलब खासकर वेसल्स में आपको वहां पे रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे वेसल्स आपकी हिली हुई है ना, इस कारण आपको रिएक्शन हो रहा है, तो उस वेसल्स पे जाके, उन नसों पे जाके वहां पे वो एक तरीके से ब्लॉक करेगा, रेजिस्टेंस वहां पे शो करेगा। और साथ साथ में आपको जो ब्लड प्रेशर जो आपका रेजिस्ट मतलब बोल रहे हैं ना कि आप सब चीजों के रिएक्शन के कारण आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर बढ़ा हुआ है वो आपका यहाँ पे डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी जो सब चीजों का वहां पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवर्सिंग पेरिफेरल वैस्कुलेशन, ठीक है, सॉरी वेसो डायलेशन, वहां पे जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहां पे वेसो डायलेशन हो जाएगा। डिक्रीजिंग एंजियो एडिमा, माने क्या, तो वहां पे जो उसकी मसल्स थी, एंजियो एडिमा था, वहां पे उसको वहां पे धीरे धीरे करके इजिली डायलेट करके ठीक कर देगा। यहाँ पे इस तरीके से ये इजिली काम करता है। कौन सी काम करता है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। 66वें क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ बोल रहा है पुशिंग, थ्रेटनिंग, ठीक है, और conflicting events or situations out of conscious memory is termed as, माने कि क्या, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है, सोते सोते में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से आहट हो रही है कि मेरे साथ में कुछ होने वाला करके, तो आप अपने आप नींद नींद में ही आपके अपने आप से हाथ पैर चला देते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं इसको धक्का दे दूं करके कि मैं मेरे से बच जाए कोई भी, मैं मतलब सामने वाले से बच जाऊं हमला करने वाले से। तो ये जो आपके दिमाग में ऑलरेडी सारी चीजें चलती रहती है जिसके बारे में आपको पता नहीं भी रहता है ऐसा, तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपलर वे में मैं आपको बता रहा हूं, वही बोल रहा है अ डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग, या फिर धमकाना मतलब थ्रेटनिंग करना, या फिर कंफ्लिक्टिंग माने कि इससे विरोध करना, ठीक है, इवेंट्स और सिचुएशंस, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्शियस। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड आउट ऑफ कॉन्शियस, माने कि जब आपको पता नहीं रहता, आप कॉन्शियस नहीं रहे, जब बेहोश एक तरीके से नींद में है, ठीक है, कॉन्शियस मेमोरी इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो चार हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या मिला है, रेशनल, रेशनलाइजेशन नहीं, रेशनलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्शियस वाला पार्ट आता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर नहीं होएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिग्रेशन, रिग्रेशन में भी नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल हो जाता है। और चौथा क्या होता है यहाँ पे, रिप्रेशन, जी हाँ, रिप्रेशन जो है ये करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि रिप्रेशन में क्या होता है, सब चीजें अनकॉन्शियस वे पे चलती है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से सपना देख रहे हो और आपको आहट हो जा रही है, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग ने, बहुत लोगों ने अगर मान लीजिए देखा होगा आयरन मैन 3 पिक्चर, आयरन मैन 3 में क्या होता है, उसमें टोनी स्टार्क क्या रहता है, सोता रहता है, लेकिन उसको यहाँ पे दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अचानक से क्या करता है, अपने सूट को आदेश दे देता है नींद में, तो ऐसे क्योंकि उसने एक तरीके से डिफेंस के लिए मतलब अपने बचाव के लिए उसने ऐसा किया, तो यहाँ पे उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है यहाँ पे रिप्रेशन वाला पार्ट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो रिप्रेशन हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। डी के साथ में यहां पर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है रिप्रेशन इज एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, मैं बोला ना यहाँ पे अनकॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और, ठीक है, थ्रेटनिंग। यहाँ पे देखिए कैसे होता है, बाय द ईगो। ठीक है, बोलते ना कि किसी में बहुत ईगो है करके, ऐसा ईगो होना जो है यहाँ पे गलत बात है, लेकिन यहाँ पर जो ईगो है ये इस टर्म्स पे सही बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर जा रहा है। ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग, ठीक है, थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। ठीक है, रिप्रेशन विच एना फ्रूइड, यहाँ पे जो एना फ्रूइड मैडम थी, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था रिप्रेशन को, इन्होंने बताया ऑल्सो कॉल्ड मोटिवेटेड, ठीक है, फॉरगेटिंग, माने कि आप एक तरीके से यहाँ पे अनकॉन्शियसलेस, यहाँ पे आप उसको चीजों को फॉरगेट कर रहे हो, मतलब कि भूल भी रहे हो साथ साथ में, फिर माफ कर रहे हो। ठीक है, इज जस्ट दैट नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, पर्सन और इवेंट। माने क्या, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पे एबल नहीं कर पाते हैं किसको, थ्रेटनिंग वाले पार्ट को, या फिर कोई भी इवेंट जो हुआ है तो। ठीक है, तो रिप्रेशन को याद रखेंगे, समझ लीजिए इंप्रेशन होता है ना, एक तरीके से अच्छा इंप्रेशन जमा देना, तो रिप्रेशन को आप उसको उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे अनकॉन्शियसली, यहाँ पे आप चीजें अपने आप से कर देते हो, तो उसको कहते हैं यहाँ पर रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन के साथ में यहां पर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए 67 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। मानने की क्या, मान लीजिए, समझ लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपके सामने में, मेरे को लग रहा है मेरे सामने में ऋतिक रोशन है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली वो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें हम लोग कहते हैं हैल्यूसिनेशन वाला पार्ट। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी करके ऐसा, जिसका पिक्चर का नाम था आर्या एक दीवाना करके पिक्चर का नाम था। ठीक है, तो उस पिक्चर में क्या होता था, उसमें बोलते थे कि इस जो मतलब एक्ट्रेस थी उसको लगता था कि ये सामने मेरे में है, पर वहां पे होके भी वहां पे नहीं होता था, वहां पे जो पर्सन उसको लगता था कि सामने में, तो उसको लगता है हेलुसिनेशन हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रम होना, तो इससे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ है चीज, लेकिन वहां पे एक्चुअली में नहीं होती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ किसका, फॉल्स परसेप्शन, माने कि गलत मान लेना, परसेप्ट कर लेना, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग कहेंगे हेल्यूसिनेशन। ठीक है, डिल्यूजन माने क्या, धोखा। ठीक है, बोलते हैं ना हाथों की सफाई, धोखा, इल्यूजन, ये भी मतलब वही हुआ करके ऐसा, आप एक तरीके से मिलता जुलता वर्ड ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोलता है, डेलीरियम। डेलीरियम माने कि एक तरीके से समझ लीजिए कि जो यहाँ पे नहीं होता है बट हमको लग रहा है, और जो होता है वो चीज नहीं होती है। हम यहाँ पे मान लीजिए कोई खड़ा है, बट हम लोग बोलेंगे यहाँ पे तो खड़ा ही नहीं है करके ऐसे, तो हम कहेंगे डेलीरियम। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते सारे शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे साइकिक वाले पार्ट में आता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स वाले पार्ट में ये चीजें जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केजीएमयू में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पे वही बोल रहा है हैलुसिनेशन इज दैट कंडीशन इन विच अ पेशेंट, ठीक है, स्टार्ट्स टू डेवलप फॉल्स परसेप्शन अबाउट एनी पर्सन और एनी थिंग टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट बट इन रियलिटी इट इज नॉट। माने वही लिखा हुआ है कि हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है, मतलब कि जो पेशेंट होता है उसमें ये एक तरीके से फॉल्स परसेप्शन बनाने लग जाता है, एक भ्रम उसके यहाँ पे पैदा होने लग जाता है कि यहाँ पे सामने में चीज है जबकि वहां पे वो नहीं होती है। ठीक है, चलिए सी हुआ इसका आंसर। 68वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है 68वां क्वेश्चन, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, इज नॉट बोला है अलग से कि नहीं है। ठीक है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, मानने की इसमें से कौन सी सारी चीज है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर मतलब जो बोलते हैं ना हिस्सा नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO, तो ऑप्शन क्या है बोल रहे हैं पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तीसरा क्या है पे गवर्निंग बॉडी, और चौथा क्या है यहाँ पे द सेक्रेटेंट। ठीक है, तो यहां पर हम सब जानते हैं जो WHO है ये अपने आप में एक संगठन है, इस संगठन का यहाँ पे कौन हिस्सा नहीं रहेगा, सरकार जो है इसका यहाँ पर हिस्सा नहीं रहेगी, बाकी सब चीजें इसका यहाँ पे हिस्सा रहेगी यहाँ पे, लेकिन सरकार जो है इसको बनाने में हेल्प करती है, लेकिन इसके अंदर में घुस के काम नहीं करती है। आप समझिए, आप देखिए जैसे कि WHO है, कोरोना के टाइम पर WHO ने अपनी खुद की गाइडलाइंस जारी कर दी, ठीक है, लेकिन वहां पे उस वजह से कुछ होता है क्या कि भाई वहां पे जाके अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वाले बोल रहे हैं कि भाई WHO में आप ये डालो, इसका इतना इतना पेट्रोल लगना चाहिए, या फिर इसका ऐसा हुआ बोले कि भाई आप यहाँ पे इसको हम इलेक्शन पे भेज रहे हैं। WHO के अंदर कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, गवर्निंग बॉडी जो है ये WHO का कभी भी कोई ऐसे प्रॉपर जो है एक तरीके से कंपोनेंट नहीं होती है, बाकी तीनों होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है उसके अंदर में, असेंबली भी होती है उसके अंदर में, और यहाँ पे एक सेक्रेटरीट वाला पार्ट भी के अंदर में होता है। ठीक है, तो बट गवर्निंग बॉडीज उसके अंदर में नहीं होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, गवर्निंग बॉडीज डू नॉट कम अंडर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज WHO इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। माने क्या, WHO है जो है वो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, और किस लिए काम करती है, हेल्थ माने कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें हमारे जो प्रॉपरली काम होते हैं उस सबको वो करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे आता है 69 क्वेश्चन में बोलता है विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, आउट ऑफ वैक्सीन्स गिवन बिलो। ठीक है, माने कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव है, माने कि गर्मी का यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से वो अपना एक्शन को जो है वो वेरी कर देती है। पहला क्या है हमारे पास में, TT माने क्या, टेटनस टॉक्सॉइड। मैं इसका फुल फॉर्म इधर पे लिख देता हूं, टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, पोलियो। ठीक है, पोलियो भी हमारे यहाँ पे वैक्सीन होती है, लेकिन इंडिया से पोलियो जा चुका है। तीसरा मीजल्स, मीजल्स भी इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, MMT वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा हमारे पास में क्या है, डिप्थेरिया वाली है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस मतलब वुपिंग कफ, और ये टेटनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शंस दिया है, पर इनमें से बोल रहा है ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हीट मतलब हीट सेंसिटिव माने कि टेम्परेचर के हिसाब से अपने एक्शन को यहाँ पे वो वेरी कर जाती है। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन का यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेशन नहीं रहता है, उसको सिर्फ ऐसे कोल्ड टेम्परेचर्स में यूजुअली रखा जाता है, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो वर्क करती है। तो पोलियो तो हो गया गलत। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या, मीजल्स, मीजल्स भी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में वर्क कर जाती है, ये भी हो गया गलत। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस वुपिंग कफ और टेटनस, ठीक है, लोगों को लगता होगा ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे टेटनस वाला पार्ट है, लेकिन नहीं, डिप्थेरिया में यहाँ पे नॉर्मल वाला पार्ट यूज होता है, टेटनस में यहाँ पे हीट सेंसिटिव होता है, तो ये भी हो गया गलत। तो सही ऑप्शन क्या बचा, सही ऑप्शन बचा हमारे पास में TT माने क्या, टेटनस टॉक्सॉइड। ये जो हार्मोन, ये सॉरी ये जो वैक्सीन है ये यहाँ पर क्या करती है, हीट सेंसिटिव है, माने कि यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर के हिसाब से भी वहां पे इजिली सही काम करेगी, लेकिन जैसी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी वहां पे तो थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होएगा। ठीक है, तो TT हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। दे आर, ठीक है, स्टेबल मतलब क्या बोल रहे हैं, TT की जो वैक्सीन है टेटनस की, ठीक है, दे आर स्टेबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर, माने क्या, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है मतलब कि थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है उसमें वो यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। उसके बाद में इवन फॉर लॉन्ग पीरियड्स और स्टोरेज, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टोरेज मान लें कि इसको बहुत समय तक स्टोरेज करके रखा रहता है और हायर टेम्परेचर में, तो भी वहां पे वो स्टेबल रहती है। आगे क्या बोल रहा है, बट दे मे चेंज, ठीक है,
देयर अपीयरेंस एंड पोटेंसी व्हेन फ्रोजन। माने क्या कि यहाँ पे जो है, अब इसको ध्यान समझिएगा इस लाइन को, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ मतलब कि थोड़ी गर्मी है तो यहाँ पे स्टेबल है, मतलब लंबे समय तक के लिए अगर गर्मा भी रहे तो भी वहां पे वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर इसको आप ठंडे जगह पे रखते हैं, इसका जो अपीयरेंस है मतलब कि थोड़ा सा जो बाहर से दिख रही है वो थोड़ी इसकी बदल सकती है, और साथ साथ में क्या हो सकता है यहाँ पे उसकी जो पोटेंसी जो पावर है वो भी थोड़ी सी यहाँ पे घट सकती है थोड़े से ठंडे टेम्परेचर में। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में एक चीज गलत बोल दी थी कि वहां पे वो ठंडे टेम्परेचर में काम करेगा, नहीं, गर्म टेम्परेचर में यहाँ पे वो सही से काम करेगा, ठंडे टेम्परेचर में उसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है, तो टीटी हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए टेटनस के साथ में आगे बढ़ेंगे। 70वें क्वेश्चन पे आगे दोस्तों हम लोग बोल रहा है, ठीक है, इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड्स फॉर। ठीक है, माने कि यहाँ पे जो EHR है यहाँ पे हेल्थ को मतलब कि मान लीजिए समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल कोरोना ही हो गया। कोरोना के टाइम पे क्या होता है, आपके पास में सारी चीजें रहती है, आपके पास ऑक्सीमीटर भी रहता है, आपके पास ग्लूकोमीटर भी रहता है, आपके पास बीपी की मशीन भी रहती है। सब चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे ऑपरेट होती है, आपके सारे वाइटल सेंस को रिकमेंड करती है। बट साथ साथ में क्या होता है, एक ऐसा डिजिटल चिप भी रहती है जो कि यहाँ पे सारे आपके पेपर वाले काम को, जो पेपर में फॉर्म भरते हैं ना अपन लोग, ऐसे पेशेंट एडमिट होते टाइम पेपर रहता है, वैसी ये जो चिप रहती है, चिप में सबकी एंट्री होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। माने कि हेल्थ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, नाम, डिटेल, जेंडर, एज, एड्रेस, क्या बीमारी है, क्या ड्रग लिया, सब चीजें हम लोग जब तक पेपर में करते आते थे ना, अब वो एक समझ लीजिए चिप लगती कंप्यूटर में, उस पे यहाँ पे सब चीजों पे एंट्री उसकी होती है, उसे हम लोग कहते हैं EHR। EHR मतलब क्या, EHR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, EHR हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बी के साथ में आगे बढ़ेंगे। बोल रहे हैं EHR, ठीक है, रिप्लेस पेपर मेडिसिनल रिकॉर्ड्स विथ इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने वही बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन उसको इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाएगा ऑन पेशेंट्स। ठीक है, विथ एन EHR यू गेट, ठीक है, रैपिड एक्सेस टू, मतलब कि तुरंत आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा किसी का, पेशेंट डेटा लाइक मेडिकल हिस्ट्री, माने कि उसकी अब तक मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या खाया है, कैसा कैसा रहा है, क्या क्या हुआ है, डायग्नोसिस, एलर्जीज, ठीक है, मेडिकेशन मतलब कि क्या क्या दवाई ली है, डायग्नोसिस मतलब क्या जो बीमारी थी उसकी, एंड टेस्ट रिजल्ट्स, माने कि यहाँ पे जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि HIV का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, वो सब चीजें इसकी एक बार में एक जगह पे इसको हम लोग संभाल के रख सकते हैं, और इसका फ्री एक्सेस मिलता है हमको, फ्री एक्सेस बोल रहा हूँ, कंप्लीट एक्सेस मिलता है तुरंत तुरंत। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए फेसबुक आप चलाते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम आप चला रहे हो तो उसमें आपकी पूरी प्रोफाइल बनती है ना, कि भाई उसमें आपका क्या नाम है, क्या यूजर नेम है, क्या एज है, आपके अकाउंट में कितने फोटोज है, कितने फॉलोअर्स है, कितने लोग को आप फॉलो करते हो, अब क्या रील बनाए हो, क्या पोस्ट डालो, सब जगह एक आपकी प्रोफाइल में बन के रेडी रहता है ना। सेम वैसी रहता है क्या है यहाँ पे, जब कोई पेशेंट रहता है तो उसको यहाँ पे एक चिप में वो चीजें सारी स्टोर करके रखी जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, EHR के बाद में आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन था ये, बोल रहा है, ठीक है, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, माने क्या, जब यहाँ पे हमारे शरीर में RH फैक्टर रहता है, मतलब क्या, जो ब्लड ग्रुपिंग से हमारा मिलता जुलता वाला पार्ट है, RH को क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट या फिर रियस फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर जो है हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनका अगर उसकी इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उससे क्या बनता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, एड, दूसरा ऑप्शन क्या है, सिकल सेल एनीमिया, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एंटमीबा, सॉरी, एरिथ्रोब्लास्ट फीटलाइटिस, और चौथा हमारे पास में क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए RH फैक्टर जो है सही से नहीं बैठा, इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे एड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एड्स पे यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
इस चीज का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो एड्स तो यहाँ पे सही नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो खून में आरबीसी है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आरएच उसके साथ में कंपेटिबल नहीं बैठेगा, तो उसके क्या साथ में क्या होगा, सारे रेड ब्लड सेल्स है, मतलब कि समझ लीजिए जो हमारे ऐसे गोल गोल सेल्स है ना, वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऐसे टाइप के। ठीक है, सिकल माने सीपी के शेप के यहाँ पे वो सेल्स हो जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, खून में जो है वहां पे वो कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एक साथ बैठना बहुत जरूरी है। किसका कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, आरबीसी का किसके साथ में, यहाँ पर आरएच के साथ में। ठीक है, इन दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो सही रहेगा, लेकिन इनके बीच में अगर कुछ भी हुआ तो यहाँ पर इसमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, जिस कारण से क्या होएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एरिथ्रोब्लास्ट फीटलाइटिस, यहाँ पे ये भी नहीं होएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे वाला पार्ट देता है। यहाँ पे क्या, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है RH incompatibility can result in the destruction of, ठीक है, the fetus's red blood cells, माने क्या, फीटस के यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को यहाँ पे इजिली वो डिस्ट्रक्ट करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, समटाइम्स कॉजिंग एनीमिया, माने खून की कमी करेगा, दैट कैन बी सीवियर, माने कि बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फीटस, फीटस में FOE आता है। ठीक है, fetus is, ठीक है, checked periodically to evidence of anemia, माने कि एनीमिया के यहाँ पे एविडेंस उसको मिल जाएगा। चलिए 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है इन विच हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, फोटोथेरेपी में बी यूज्ड, माने कि क्या, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें फोटोथेरेपी इजीली यूज हो सकती है। फोटोथेरेपी माने क्या, लाइट का उपयोग करके यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक करने का काम। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्जिमा, एक्जिमा में फोटोथेरेपी यूज होती है, लेकिन इतनी तरीके से भी यूज नहीं होती है। यहाँ पे एक्जिमा तो हो गया हमारा गलत आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, सोराइसिस, सोराइसिस भी स्किन डिसऑर्डर है, इसमें भी गलत हो गया। तीसरा क्या यहाँ पे, नियोनेटल एनीमिया, ठीक है, सर नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस में यहाँ पर प्रॉपरली क्या फोटोथेरेपी यूज होती है, जिससे क्या होती है, हीट आती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे को पैदा होते ही साथ में वहां पे उसको इजिली क्या हो गया, वहां पे तो जॉन्डिस हो गया, मतलब कि उसके आंखें पीली, उसके होठ पर उसको पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसमें वहां पे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वाला जो पार्ट है, लिवर वहां पे सही से काम नहीं कर पाता, जॉन्डिस उसको हो गया है नियोनेटल, किसी भी नए जन्म बच्चे को, तो यहाँ पे इस चीज को हो गया, तो उससे फोटोथेरेपी के साथ में वो चीजें ठीक हो सकती है। कैसे होगी, बर्न, बर्न में ये चीजें नहीं हो सकती। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए आके पढ़ा जाए क्या बोल रहा है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है क्या, फोटोथेरेपी, ठीक है, इज द यूज ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं क्या, लाइट, विजिबल लाइट का यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर बिलीरुबिमिया। ठीक है, माने कि क्या होता है, जब बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आपके दो पिगमेंट्स होता है ना बाइल के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जैसे जब बिलीरुबिन जो है ये बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होगा, बिलीरुबिन इन दी न्यू बॉर्न। ठीक है, अगर न्यू बॉर्न में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस रिलेटिवली कॉमन थेरेपी फॉर लोअर्स द सीरम, माने क्या यहाँ पे सीरम होएगा किस चीज का, बिलीरुबिन का सीरम को यहाँ पे लेवल को कम करेगा। ठीक है, बाय दी ट्रांसफॉर्मिंग बिलीरुबिन इनटू वाटर soluble isomers that can be eliminated, ठीक है, विदाउट कंजंक्शन इन दी लिवर, माने क्या, लिवर में यहाँ पे कोई भी चीज एक्यूमुलेट किए बिना यहाँ से वो पानी बन के निकल जाएगा।
माने कि यहाँ पे जो बिलीरुबिन है, जो यहाँ पे बहुत सारा बिलीरुबिन है, यहाँ पे अगर उसको मान लो यहाँ पे लाइट की थेरेपी मिलेगी, विजिबल लाइट की, तो क्या होगा, उसके जो पिगमेंट है वहां पे वो थोड़े से टूटेंगे धीरे से, और टूटने के बाद वहां पे वो पानी में घुलने वाले जो सब्सटेंस वो बन जाएंगे, और उसके बाद में वहां पे यूरिन के साथ में वो बाहर निकल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे वहां पे जो बच्चे को यहाँ पे जॉन्डिस जो पीला पड़ गया बच्चा, वो वहां पे नॉर्मल जो है कलर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिमिया। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोथेरेपी है वो न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए काम आती है। न्यूनेटल जॉन्डिस का नाम क्या है, हाइपर बिलीरुबिमिया। ठीक है, 73वें क्वेश्चन में आए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। माने क्या कि यहां पर नर्सेस का जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है, उससे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट बोल रहा है ना, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन एडवांसमेंट्स ऑफ नर्सिंग नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट एंश्योर्स टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अब जो तीनों करेक्ट हो गए तो यहाँ पे चौथा तो गलत होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स इन द क्योरिंग साउंड। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कम करते, तो नहीं भाई, यहाँ पे ये साउंड हेल्थ पॉलिसी पे भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन बाकी तीन जो है वो गलत ऑप्शन हो गए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड वेरी एसेंशियल इन टर्म्स ऑफ साउंड हेल्थ। ठीक है, साउंड हेल्थ में भी यहाँ पे इसने काम किया है। 74वां क्वेश्चन आया दोस्तों, बोल रहा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। माने क्या कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है यहाँ पे कौन से रूट की तरह दी जाती है, मतलब कि ओरल है कि लगाने वाला टॉपिकल है कि पेरेंटल है। पेरेंटल में तो आईवी है कि आईएम, मतलब इंट्रावेनस सीधा नसों में देने वाला है कि मसल्स में देने वाला है। अगर अलग अलग रूट्स होते हैं ना कि वेजाइनल है, रेक्टल है, सबलिंगुअल है, यूरिथ्रल है, अलग अलग रूट्स है। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन कौन से मिले हैं, चार ऑप्शन को मिले हैं ओरली, नहीं भाई इसकी वैक्सीन ओरली नहीं दी जाती है, पोलियो की दी जाती है। उसके बाद क्या है यहाँ पे इंट्राडर्मल, मतलब डर्मल लेयर पे यहाँ पे डायरेक्ट डाली जाए, नहीं यहाँ पे वो भी नहीं डाली जाती है। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब क्यूटेनियस, माने क्या क्यूटेनियस, सबके स्किन के ग्लैंड्स के यहाँ पे नीचे में, नहीं यहाँ पे भी नहीं जाती है। ऑप्शन चौथा क्या है, इंट्रामस्क्यूलर, बिल्कुल जैसे समझ लीजिए कोविड की जो वैक्सीन थी उसको इंट्रामस्क्यूलर दिया जाता है ना शोल्डर पे, तो यहाँ पे उसको इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को भी दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, डी वो इसका करेक्ट आंसर। डी के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, हेपेटाइटिस इंजेक्शंस आर ऑलवेज गिवन वाया इंट्रामस्कुलर रूट्स। ठीक है, उसके बाद में बिकॉज सुपरफिशियल एंड सुपरफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, माने क्या सीधा एक तरीके से ऊपरी तौर से इसको यहाँ पे एडमिनिस्टर कराना, लीड्स टू एन इंक्रीज्ड, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ लोकल रिएक्शंस। माने क्या, यहाँ पर लोकल रिएक्शन जो है मतलब कि इम्यूनिटी वाला पार्ट उसको यहाँ पे तेजी से कर देता है। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 75वें क्वेश्चन में आएंगे। बोल रहा है इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड, ठीक है, आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, इट इज नोन एज। माने क्या कि मान लीजिए एक फर्टिलाइज्ड ओवम है, माने कि समझ लीजिए एक जाइगोट है, ठीक है, मतलब कि जो स्पर्म्स मिल गया, यहाँ पे ओवम मिल गया, दोनों मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे जाइगोट बना दिया फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ है और अगर वो यहाँ पे यूट्रस के पास में जाके वहां पे यूट्राइन कैविटी में जाके इम्प्लांट नहीं हुआ है
और कहीं और पे जाके इम्प्लांट हो गया, जैसे मतलब समझ लीजिए फेलोपियन ट्यूब में या विजाइना में, कहीं पे भी जाके हो गया है वो, सर्विक्स में, वहां पे जाके इम्प्लांट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन हमारे पास क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी, माने कि एक से अधिक प्रेगनेंसी आ जाएगी, नहीं उसको यहाँ पे एक ही प्रेगनेंसी है लेकिन नहीं है, तो क्या यहाँ पे इक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ भाई करेक्ट आंसर है इसका इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एक जो प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड ओवम है, मतलब जो जाइगोट है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में या फिर सर्विक्स में जाके वहां पे फंस गया है और वहीं पे इम्प्लांट हो गया है, और वहीं पे अगर वो बड़ा बड़ा हो जाएगा और यूट्रस में पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होएगा, वो जो अगर मान लीजिए बड़ा हो गया, अगर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में अटका है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे इसका हमारा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऐसे ये ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से दो फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ से इजली निकली हुई है, सब जगह यहाँ पे इसका यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी ऐसे ओवरी है करके ऐसे। तो अगर मान लीजिए अगर वो जो अनफर्टिलाइज एग है या फिर अनफर्टिलाइज फर्टिलाइज ओवम है, अगर वो यूट्रस में यहाँ पर ना पहुंच के, ठीक है, यहाँ पे ना पहुंच के वो सीधा यहीं पे रह गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया और यहीं पे वो अगर मान लीजिए अटक के इम्प्लांटेशन हो गया, और ये जो बड़ा होएगा यहाँ से अगर मान लीजिए इतना बड़ा होएगा, ठीक है, बड़ा होने से ये क्या होगा, ये तो फट जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी, तो यहां से क्या होगा, यहां से माता की जान जो है वो जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है इसका करेक्ट आंसर, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रेशन में मोर, यहाँ पे ये भी नहीं होएगा, और चौथा क्या है यहाँ पे, पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी, नहीं ये भी नहीं होएगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद का होता है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं बैठेंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। बोल रहा है इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी द जाइगोट फेल्स टू डिसेंड इन द यूट्रस, ठीक है, एंड क्या बोल रहा है, एंड स्टिक्स टू, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे ट्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टिक्स, ठीक है, स्टिक्स टू अनदर एनी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड दैट एंड देन स्टार्ट्स टू ग्रो विच इज हाईली फेटल, माने क्या, अगर वहां पे जाके फंस गया, यूट्रस में ना जाके कहीं और किसी पार्ट में जाके वहां पे अगर वो फंस गया, इम्प्लांट हो गया, वहीं पे अगर बड़ा हो गया, वहां पे ये बहुत ज्यादा माता के लिए खतरनाक है, उससे उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी को हमेशा यहाँ पर अबॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, उसके बाद में 76वां क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, एड्स इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, माने क्या यहां पर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे पार्ट है, कौन से यहाँ पे जो है काउंट है जो कि बता देगा कि किसी पर्सन को यहाँ पर एड्स हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, CD4 काउंट इज लेस देन 100 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब CD4 क्या होता है, ये होती है हमारे यहाँ की इम्यून सेल्स, ठीक है, हमारे यहाँ जो मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने वाली यहाँ पे जो सेल्स रहती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, इम्यून सेल्स, CD4 सेल्स। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा काउंट है, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर मतलब उससे अगर कम हुआ तो सामने वाले को एड्स है, ठीक है। 1000 से कम नहीं, 1000 से कम पे एड्स नहीं कहलाता, तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 800 से भी कम, तो यहाँ पर यह भी हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे 800 से कम पे भी होता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, CD4 काउंट लेस देन 400, हाँ भाई करेक्ट आंसर है यहाँ पे, अगर CD4 सेल्स, ठीक है, CD4 सेल्स का जो है उसको हम लिखते हैं एम क्यूब, ठीक है। तो ये अगर किससे 400 से भी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए आपको एड्स हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये है तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी है, अगर ये इस कंडीशन में आ गया है तो मतलब समझ लीजिए किसी का भी गेम ओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा
आ चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है सिम्टम, बोल रहा है एड्स का होना, ये नहीं बोला कि एकदम से डेथ के पोर्शन में जाना। यहाँ पे एड्स का होना मतलब कि 400 से कम आया, मतलब समझ लो आपको एड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हमको नहीं होने देना है और 400 के ऊपर इसको बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पे भाई वही बोल रहा है, व्हेन द CD4 सेल काउंट्स, ठीक है, इज लेस देन 400, देन अ पर्सन इज सेड टू बी HIV एड्स पॉजिटिव। 77 क्वेश्चन आया दोस्तों, बोल रहा है विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, ऑब्लिरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ। ठीक है, माने क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, क्योंकि क्या यहाँ पे किस चीज का, यहाँ पे अम्बिलिकल वेन का, मतलब समझ लीजिए अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, यहाँ पे बच्चे का जो यहाँ पे उसकी नाल रहती है, बच्चे को नाल के काटने के बाद जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है नाभि के पास में, उसको यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन है यहाँ पे, लिगामेंटम वेनोजम, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वेसाइकल आर्टरीज, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, लिगामेंटम टेरिस, और चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस यहाँ पे नहीं होएगा, फोसा ओवेलिस जो है यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, यहाँ पे ये वेनोजम, ये वाला पार्ट भी हो गया गलत, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली अंदर के वेन्स में रहता है। ठीक है, साइकिल आर्टरीज, आर्टरीज वाला भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास में कौन सा, लिगामेंटम टीरेस। ठीक है, लिगामेंटम टीरेस यहाँ पे हुआ करेक्ट आंसर। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे लिगामेंटम टीरेस इज फॉर्म्ड व्हेन एन, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं है, वो एन है, व्हेन एन ऑब्लिटरेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, माने कि जब यहाँ पे चाइल्ड का बर्थ होता है तब उसकी जब नाल काटी जाती है तब वहां पे लिगामेंटम टेरेस को माना जाता है, बनता है उस। ठीक है, 78वां क्वेश्चन आया यहाँ पे, बोल रहा है डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, जो कि यहाँ पे नर्सिंग में भी थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का आपको ईमेल आया है, वो डिलीटेड हो गया है, डिलीट हो गया, तो वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, 4 ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे ड्राफ्ट, ट्रैश, इनबॉक्स और सेंट मेल। ठीक है, तो ड्राफ्ट में कौन सी चीजें आती है जो कि आप भेजना चाहते रहे लेकिन भेज नहीं पाते हैं किसी कारण से, तो ड्राफ्ट में होती है, तो ड्राफ्ट हो गया गलत। ठीक है, डिलीटेड है तो यहाँ पे ये ट्रैश में सही कहलाएगा। ठीक है, ट्रैश माने डस्टबिन, वहां पे होता है। ठीक है, तीसरा क्या, इनबॉक्स मतलब जिसमें आपके मैसेजेस मेल्स आते हैं, तो ये भी हो गया गलत। चौथा कौन सा, सेंट मेल्स माने कि जो आपने भेजे हुए हैं, यहाँ पे ये भी हो गया गलत। ट्रैश माने क्या, समझ लीजिए इसका दूसरा नाम क्या है, रिसाइकल बिन। ठीक है, आने से आप यहाँ पे जो आपका ईमेल्स स्टोर जो डिलीट होते हैं यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, इसके बाद में आप चाहो तो इसको भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन कब तक में, एक बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया रिसाइकल बिन माने क्या, ट्रैश। ठीक है, चलो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इस इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन ट्रैश। ठीक है, इन ट्रैश बिकॉज इट कुड बी बिकॉज इट कुड बी रिसाइकल्ड फॉर फ्यूचर सेफ्टी पर्पसेस, माने क्या कि यहाँ पे फ्यूचर में सेफ्टी पर्पसेस के लिए यहाँ पे इसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 79th क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले भी ये वाला क्वेश्चन आया है, पिछली बार कई स्टेट्स के एग्जाम में पूछा जाता है, KGMU में भी ये पहले पूछा जा चुका है, क्वेश्चन हो गया रिपीट। ठीक है, तो रिपीट में हमने आपने बोला होगा कि आयु सर आपने ये तो बताया था, बिल्कुल बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे O नेगेटिव। और यहाँ पे मैंने सुनाई थी किसी कहानी, यहाँ पे मैंने सुनाई थी सुल्तान पिक्चर की कहानी, जिसमें क्या होता है, सुल्तान का बच्चा जो है वो मर जाता है, क्यों, क्योंकि ये रहता है AB नेगेटिव। ठीक है, तो AB नेगेटिव वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये
जो मतलब अगर ओ नेगेटिव भी होता तो भी वहां पे वो दे सकता था उसको खून। क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव वालों को बोलता है यूनिवर्सल डोनर, माने किसी को भी वो दे सकते हैं। ठीक है, और वो जो पॉजिटिव वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, माने कि वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। O negative is the universal blood donors as it can, ठीक है, donate blood to any of the other groups because of the RH factor। माने क्या? यहां पर भी वो RH फैक्टर जो है वो काम करता है। हमने इसमें किसमें पढ़ा था? हमने पढ़ा था मल्टीपल एलेलिज्म में। कौन से? बायोलॉजी के यहाँ पे जेनेटिक्स, 12वीं कक्षा के जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, इनहेरिटेंस चैप्टर में। ठीक है, चलो आज का हमारा आखिरी वा क्वेश्चन कौन सा रहा? 80वां क्वेश्चन है हमारे पास में। बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज, ठीक है, माने कि समझ लीजिए यहाँ पे जो बोल रहा है पानी में यहाँ पे गंदगी होती है, उस पानी की गंदगी में सबसे कॉमन जो है ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास में चार ऑप्शन कौन से हैं? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, नहीं भाई ये नहीं होता, ये टाइफाइड के लिए होता है। ई कोलाई, हाँ जी ये है करेक्ट आंसर, ई कोलाई। क्यों? ई कोलाई का पूरा पूरा नाम क्या होता है? इशीरिया कोलाई। ठीक है, तो इशीरिया कोलाई जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फीकल मटेरियल में पाया जाता है, पानी में, वाटर पोल्यूशन में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है यहाँ पे गलत है, ये अमीबा क्या नाम है, अमीबिक डिसेंट्री में काम आता है। ठीक है, और विब्रियो कॉलेरा तो ये भी नहीं है, ये भी यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ? ये हुआ आपका ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ द फीकल, ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई पैथोजेनिक वैल्यू एंड मोर ससेप्टिबिलिटी इन दी फॉर्म्स, माने कि इन दी मतलब स्पेसिफिकली वाटर के फॉर्म्स में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था। उसके बाद में आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, किसके साथ में? भूषण साइंस प्लस के साथ में। क्यों? बिकॉज भूषण साइंस इज मोर देन अ क्लास। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए।